वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 जिसका नाम है गति। ठीक है, मोशन। मोशन के बारे में आप सभी जानते होंगे, उम्मीद करती हूँ। मोशन क्या होता है बेटा कि जब भी किसी वस्तु में एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो वो हमारा कहीं ना कहीं मोशन कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है, गति के लिए हमें कहीं ना कहीं दबाव की ज़रूरत पड़ता है, प्रेशर की ज़रूरत पड़ता है ना। जब तक हम दबाव नहीं डालेंगे, एक एनर्जी को दूसरे में फॉर्म नहीं करेंगे, तब तक गति नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो जनरली होता क्या है, यहाँ क्या दे रखा है कि दैनिक जीवन में हम जो है कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में, कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं बैठे होंगे चेयर पे, तो आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो क्या है, विराम अवस्था में। ओके, और अगर आप रोड पे देखो तो कोई गाड़ी वगैरह अगर चल रही है तो क्या है, गतिमान अवस्था में। यही चीज़ें दिखते हैं, है ना। लाइक पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह शिराओं और धमनियों में होता है ना। मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं सभी क्या हैं, गतिमान हैं। सभी घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। हम प्राय यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तो गति क्या है बेटा, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करे, वो हमारा क्या है, गति। क्या है, गति, है ना। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिसमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हम हवा की गति का अनुमान धूल कण के उड़ने, वो पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। वैसे तो हवा दिखती नहीं है हमें, है। सूर्योदय और सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की परिघटना के क्या कारण हैं? आखिर क्यों ऐसा होता है, सूर्योदय क्यों होता है, सूर्यास्त क्यों होता है, सर्दी क्यों आती है, गर्मी क्यों आती है? तो भैया ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे आकाश गंगा में जो हमारे पिंड्स हैं, है ना, जितने भी हमारे ग्रह हैं, उनके घूर्णन के कारण, परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? तो हाँ भैया, पृथ्वी की गति के कारण है, पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह है। चलो, यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति को अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा सकते? अब बताओ, हमें ऐसा तो धरती हिलती हुई नजर नहीं आती, घूमती हुई नजर नहीं आती, तो ऐसा क्यों होता है? देखो क्या है कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए वह स्थिर है ना। ये धरती जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने जान रखा है, उन्हें पता है कि हमारी धरती क्या है, गतिशील है। लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए क्या है, ये गतिशील नहीं है। चलो, गति कर रही है बस की यात्री के लिए। अब यहाँ दे रखा है बस के थ्रू कि मान लो अगर तुम बस में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, इस पर बैठे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो तुम्हें लगेगा ये बस क्या है, रुकी हुई है। वही बाहर के से जो लोग खड़े हैं यहाँ पे, तो उन्हें लगेगा कि भैया हमारी बस जो है यहाँ से गुजर के चली गई। यही होता है ना। यही कह रहा है कि गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। हाँ भैया, ऐसा भी होता है। अगर आप इसमें बैठे हुए हो तो पेड़ पौधे तो स्थिर अपनी जगह पे होता है, लेकिन तुम्हें क्या लगेगा कि पेड़ पौधे से पीछे जा रहे हैं, हम तो भैया अपने ठीक है ना। जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति में करते हुए पाता है ना। जो सड़क किनारे व्यक्ति खड़ा है, उसे लगता है कि भैया बस गति में है और उसके साथ जो लोग हैं वो भी गति में हैं। लेकिन बस वाले को लगता है कि भैया जो बाहर हैं वो सारे खड़े हैं, वो पीछे की ओर भाग रहे हैं, वही स्थिर है ना। तो ये अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग लग सकता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विरामावस्था में पाता है। अब बस में दो व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, दो व्यक्ति बैठा है, उन्हें क्या लग रहा है कि जो दोनों साथ में है ना, वो बिल्कुल विराम अवस्था में है। ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं? बहुत सी गतियां जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में हैं तो कुछ वस्तुएं क्या है, वृत्तीय पथ पर गतिमान करती है। कुछ घूर्णन कर सकती है एवं कुछ कंपन कर सकती है ना। अभी ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ चलती हों। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तु का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरण और ग्राफ के माध्यम से व्यक्त करने के लिए सीखेंगे और बाद में वृत्ति के बारे में जानेंगे। देखो क्या है, देखो सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें हमारी सीधी चलती है, यस नो, रोड पे हम चलते हैं सीधे, गाड़ियाँ चलती है सीधी। कुछ हमारी घूर्णन करती है, ऐसे ऐसे चलती है ना। और कुछ हमारी क्या होती है, घूर्णन भी करती है और इसके चक्कर भी लगाती है, परिक्रमण, जैसे कि धरती के बारे में तुम जानते होगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके नीचे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गति का वर्णन। क्या है, गति का वर्णन। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित करके व्यक्त कर सकते हैं कि कोई वस्तु है, माना कि इस जगह पे खड़ी है, इस तरीके से हम निर्देश निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि माना किसी गांव में
एक रेल स्कूल जो है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है, उत्तर की दिशा में है, ठीक है। अब तुम्हें इसके लिए ये चीज़ पता होना चाहिए कि ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, यहाँ हमारा साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, ठीक है। तो उत्तर मतलब कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो हमारे नॉर्थ साइड। ओके, सो उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है ना। तो इस उदाहरण से रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। रेलवे स्टेशन को हमने लिया निर्देश बिंदु और हमने बताया कि इसके जो है नॉर्थ में है ये। सो हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपने सुविधा के अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। ओके, तो देखो क्या होता है कि मान लो हमें किसी के बारे में बताना है। अब तुम ही किसी को पास एड्रेस लेके जाते हो कि भैया इस एड्रेस को बता दो कहाँ है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलोगे ना कि उसके आसपास लोकेशन की, हाँ भैया तुम नॉर्थ में चले जाओ, फिर साउथ में टर्न करना, फिर राइट के बाद लेफ्ट हो जाना, लेफ्ट के बाद राइट हो जाना, वहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन का शॉप होगा या एक पर्टिकुलर चीज़ का दुकान होगी, तो उसके जस्ट राइट में है, उसके जस्ट लेफ्ट में, इस तरीके से आप एड्रेस करोगे ना, तो एक मूल बिंदु है ना कहीं वहाँ से तुम बता रहे हो। चलो ठीक है, अब सरल रेखीय गति के बारे में हम जानते हैं कि जो सीधी चलती है, सीधी चलने वाली चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से जानते होगे, बिकॉज हमारे दैनिक जीवन में ना जाने कितनी सारी चीज़ें जो हैं सीधी चलती हैं। रिक्शा, गाड़ी, रेलगाड़ी हम खुद चलते हैं सीधे, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जो गति का सबसे साधारण प्रकार क्या है? सरल गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। माना कोई सीधी वस्तु में चल रहा है, सीधे लाइन में चल रहा है। वस्तु गति बिंदु ओ से प्रारंभ करता है, ये हमारा ओ है, ओ से प्रारंभ करता है, जिसे निर्देश बिंदु माना जाता है। माना कि भिन्न-भिन्न क्षणों में क्या होता है, ए बी सी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। पहले ये सी और बी से गुजरती है, फिर ए पर पहुंचती है, इसके पश्चात उसी पथ पर लौटती है और बी से गुजरकर सी पर पहुंचती है। कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे पास ये ए बी सी है, ठीक है, ए बी और सी है। पहले क्या बोल रहा है, सी से बी पे पहुंचती है और बी से ए पे पहुंचती है और फिर दोबारा ए से बी पे सी पे पहुंचती है, ठीक है। तो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ, देखो मैं कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये हमारा होगा टोटल दूरी जो व्यक्ति ने कंप्लीट की है। सो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ओ ए प्लस ए सी, अर्थात 60 प्लस 35 प्लस 95 दे रखा है कि अगर कोई हम पर्टिकुलर मान ले कि कोई नंबर है तो उसमें कैसे है। चलो यहाँ पे दे रखा है तुम्हें कि यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान का ही हेल्प लेना पड़ता है। चलो ये देखो क्या है, यहाँ पे दे रखा है, क्या कह रहा है कि हमने क्या किया, पहले ए से बी पर गए और बी से सी पर गए, है ना। तो जब ए से हम बी पे गए और बी से सी पे हम गए तो क्या हुआ, पहले तो हमने कितना 60 से यहाँ तक का दूरी का तय किया और फिर दोबारा यहाँ से यहाँ पे चले गए। तो ये तो भैया सारे के सारे ऐड करेंगे ना तब हमें पता चलेगा। चलो आगे आ जाओ। अब इसमें कह रहा है कि हमें ना उसकी गति की दिशा से कोई मतलब नहीं है, गति की दिशा से हमें कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति मान लो यहाँ से यहाँ तक चला 10 किलोमीटर, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया 10 किलोमीटर, तो इसने कितनी दूरी कवर की भैया, 10 प्लस 10, ठीक है, कितनी की, 20 की। इन्हें इसकी दिशा से कोई मतलब नहीं है कि भैया दिशा किधर जा रही है, राइट है लेफ्ट है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कितना डिस्टेंस कवर किया है उससे मतलब है, ठीक है। तो ये गति की दिशा से कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसी राशियाँ भी होती है जिन्हें केवल उनके अंकीय मान के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिणाम होता है। उदाहरण के लिए दिया है कि क्या आप वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ओ से अंतिम स्थिति सी तक किसी दूरी को ज्ञात कर सकते हो। आप देखो ओ से सी तक की दूरी ज्ञात करना है, तो ओ से सी तक की दूरी देखो कहाँ है, ओ से लेके सी तक की दूरी, ओ से लेके सी तक की दूरी तो कितना होगा भैया, 25 होगा। अंकीय मान से हमें समझ आ रहा है, हमें मापने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये बोलता ओ से सी तक जा रहा है, सी से फिर बी सी तक जा रहा है और बी से फिर दोबारा सी तक जा रहा है या ओ तक जा रहा है, तो इसको हमें प्लस करना पड़ता। ओके, आई होप कि चीज़ें आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। चलो अब विस्थापन के बारे में जानते हैं कि क्या विस्थापन का परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगा। तो बेटा ये नहीं होगा। देखो इसको मैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, फिर आपको पढ़ के बता दूंगी। देखो विस्थापन क्या होता है, जब कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पर है और यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये मेरा क्या है, जितना डिस्टेंस है वो विस्थापन है, ठीक है। व्यक्ति क्या होगा, ये सीधा भी जा सकता है या फिर ये ऐसे भी कर सकता है कि पहले ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा
और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या हुआ, देखो पहले केस में हमारा ग्रीन वाले में, देखो ग्रीन वाले में क्या है, जितना ये इधर गया उतना ही इधर आया, तो विस्थापन भी इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है, ठीक है। लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ, ये गया तो यहाँ से लेके यहीं तक ही, लेकिन ये डायरेक्ट ना जा करके ये पहले इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर गया। तो मतलब कहीं ना कहीं विस्थापन तो मेरा यहीं से यहीं तक है वस्तु का, ठीक है, विस्थापन तो यहाँ से यहाँ तक ही है, लेकिन इसने कवर करने के लिए दूरी जो है अलग अलग तय किया है, तो मतलब इसमें दूरी ज़्यादा होगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो देखो, अब यहाँ देखो पढ़ देती हूँ मैं, क्या विस्थापन का परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के इक्वल होगा। तो भैया इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। यहाँ दे रखा है कि O से A तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिणाम भी 60 किलोमीटर है। O से A तथा B तक गति का दौरान की गई दूरी 60 + 25 है ना, जबकि विस्थापन का परिमाण क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, माइनस कर देंगे। ये देखो यहाँ समझा देती हूँ मैं, इतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह रहा है क्या कि O से लेके यहाँ तक गया, O से लेके B तक गया, तो इसका क्या है 35 हुआ, और 35 से लेके यहाँ पे C पर आया, ठीक है। तो विस्थापन दूरी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 35 प्लस यहाँ से 25, 30, 35, 10, तो क्या हो गया विस्थापन, तो दूरी तो हमारी क्या होगी 45 होगी, लेकिन विस्थापन क्या होगा, विस्थापन तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही होगा, मतलब कि 25, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ दे रखा है एक समान गति और असमान गति। तो इसके बारे में आप जानते होंगे कि जब हम कोई चीज़, मान लो कार के बारे में, अगर मैं कार चला रही हूँ तो अगर मैं 40 की स्पीड में चला रही हूँ तो मेरे पूरे में स्पीड क्या है, इक्वल है। और असमान गति क्या है, मान लो मेरे को क्या हुआ, ब्रेकर आ गया, मुझे टर्न करना पड़ गया गली में, तो क्या मैं क्या सेम स्पीड से चलाऊंगी, नहीं, मुझे उसके अकॉर्डिंग स्पीड कम करना पड़ेगा। हाईवे आ गया तो हाईवे भी मुझे सेम स्पीड चलाऊंगी, नहीं, उसके अकॉर्डिंग मुझे हाई करना पड़ेगा, नहीं तो कोई मुझे उड़ा के चला जाएगा, है ना। तो ये यही यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है कि एक समान गति और असमान गति। देखो माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है, माना पहले 1 सेकंड में उसने क्या किया 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर, चौथे सेकंड में भी 50 मीटर की दूरी तय की। इसका तात्पर्य क्या है कि भैया वो समान चाल से चल रहा है ना, यही है ना मतलब इसका कहने का। तो इस स्थिति में प्रत्येक जो है वस्तु प्रत्येक सेकंड में क्या कर रहा है, 50 मीटर की दूरी तय कर रहा है, क्योंकि वस्तु जो है समान अंतराल में समान दूरी से ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है, वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी से तय कर रहा है, तो उसकी गति क्या है, एक समान गति कहलाएगी, ठीक है। अब असमान क्या होगा, जब वो अपनी स्पीड बदलेगा। तो इस तरह से जो है कि गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए देखो, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार, ऑफकोर्स जब ट्रैफिक होगा तो रुकेगा, तो स्पीड जो है उस हिसाब से कम हो जाएगा ना, है ना। सो पार्क में जो है दौड़ रहा एक व्यक्ति, कभी जब क्लियर रहेगा रोड तो तेजी से दौड़ेगा, जब आसपास लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे दौड़ना शुरू करेगा। ये क्या है, असमान गति के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। यहाँ पर जो है दो वस्तु दे रखी है, वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में और वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में। यहाँ दे रखा है कि 9:30 बजे जो है ए जो है हर बार क्या कर रहा है, 9:30, 45, 10, 15, 30, 45 और 11। यहाँ टाइमिंग तो क्या है, सब में सेम है। तो पहले वो 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70 के हिसाब से चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हर बार क्या हो रहा है, 10 मीटर सेम से बढ़ रहा है, ठीक है। और ये क्या है, असमान गति से, पहले 7, फिर 14, 4, फिर 12, फिर 2, फिर 4, फिर 3, ये जो है जिस तरीके से इसको जगह खाली मिल रही है उस हिसाब से जो है अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर रहा है। तो ये असमान गति से चलने का एक उदाहरण है। अब यहाँ देखो क्या है, गति की दर का मापन। गति की दर का मापन कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब यहाँ देखो दे रखा है कि यहाँ पर निर्धारित चाल जो है 40 से 50 के बीच में ही चलाना है, तो भैया इसमें कोई तेज नहीं चला सकता, ठीक है। तो चलो आ जाए अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो गति की दर का मापन कैसे करते हैं, ये 7.2 में क्या कह रहा है कि दी गई स्थिति में देखें 7.2 ए में यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर पर आवर है तो इसका क्या तात्पर्य है, भैया इसका तात्पर्य क्या है, ये सेम है ना, क्या है, ये सेम है। नीचे दी गई साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं, जो साइन बोर्ड दे रखा है त्रिभुज, उसका क्या मतलब है कि दी गई किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं जो होती हैं अलग अलग समय लेती हैं, है ना, यही है ना, अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेती हैं। कुछ वस्तुएं क्या है, तेज चलती हैं, कुछ धीमी चलती हैं, है ना। तो वस्तुओं की गति करने की दर क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी
के लिए उपयोग किए गए समय उस वस्तु की गति की दर को प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को हम क्या कहते हैं? चाल। या फिर ये कह सकते हो कि एक समय में चली गई दूरी हमारी क्या करती है? किसी वस्तु की चाल होती है। ठीक, एकांक समय में चली गई किसी वस्तु के द्वारा दूरी हमारी चाल होती है। तो चाल का मात्रक क्या है? मीटर है, या हम मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, जिनके द्वारा निर्देशित करते हैं। चाल का एक अन्य मात्रक है सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मीटर ना हो तो सेंटीमीटर भी हो सकता है या फिर किलोमीटर भी हो सकता है। ओके, किलोमीटर पर आर, सेंटीमीटर पर सेकंड। सो वस्तु को व्यक्त करने के लिए हमने केवल बना हुआ, यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाएं में क्या होती है? वस्तुएं असमान गति से चलती हैं। भैया हम रियल लाइफ में देखें तो हर एक वस्तु क्या होती है? असमान गति से ही चलती है। इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। तो भैया औसत चाल क्या होता है? जितना हमने दूरी तय किया है और जितना हमने टाइम लिया है उससे डिवाइड करके। तो यदि हमारा टाइम t है, टाइम को हम t से डिनोट करते हैं, दूरी हमारी क्या है? s, तो हमारी इसकी चाल क्या हो जाएगी? s/t इंटू हमारे डिवाइड कर देंगे तो औसत चाल आ जाएगा। ठीक है, औसत चाल हमारा एवरेज चाल क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा s/t। s हमारा डिस्टेंस है, कुल दूरी तय किया गया है, और कुल समय जितना लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये फॉर्मूला बन गया हमारा वेलोसिटी इक्वल टू s/t। जितना s हमने लिया है, टाइम लिया, जितना डिस्टेंस हमने कवर किया है वो s के द्वारा, जितना हमने टाइम लिया वो t के द्वारा। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा इसे समझें। क्या है? एग्जाम्पल करते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। कि एक कार जो है 2 आवर में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो टाइम हमारे पास ये है, डिस्टेंस हमारा मतलब कि s ये है, दूरी तय करता है। इसकी औसत चाल दे रखा है 50 किलोमीटर। कार पूरे समय में क्या करता है? 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से नहीं चली होगी, नहीं चली होगी ना भैया? क्या चली होगी? नहीं, कुछ ज़्यादा भी चली होगी, कभी कभी कम भी चली होगी, कभी 48 भी चली होगी, कभी 52 भी चली होगी। लेकिन कुछ समय यह है इससे अधिक, तो कुछ समय इससे कम चली होगी, यही लिखा हुआ है, लेकिन हम एवरेज लेते हैं। ओके, तो यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसे हम करने की कोशिश करते हैं कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी मतलब कि ऐसा ही है 4 सेकंड में तय करती है। मतलब कि क्या है? ये टाइम है, तथा पुनः वह 16 मीटर की दूरी फिर s है और फिर 2 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगा? तो भैया औसत चाल क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? s1 प्लस s2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। तो क्या हो जाएगा यहाँ? 16 प्लस 16, 4 प्लस 2, है ना? तो 16 दूनी हो गया 32 और 4 2 6, काट लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देख लो। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब क्या कह रहा है कि दिशा के साथ जो है चाल। अभी हमने क्या पढ़ा? बिना दिशा के। अब हम पढ़ेंगे दिशा के चाल। इन द सेंस क्या है? मान लो नदी वगैरह चल रही है, ठीक है, नदी चल रही है, कह रहे हैं, सॉरी, नदी में अगर हमारी नाव चल रही है तो नदी की भी एक दिशा होती है। मतलब कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में जिस साइड हवा होगी उस साइड जो है पानी की धारा चल रही होगी। अगर पानी की धारा के साथ अगर नाव चलेगा तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? नाव वाले को कम अपने बल का प्रयोग करना पड़ेगा और नाव तेजी से चलेगा। ठीक है, वही अगर पानी के अपोजिट दिशा में अगर नाव चलेगी तो जो है चलाने वाले को ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो नाव हमारी धीरे चलेगी। सो देखो, दिशा के साथ चाल किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में अगर चाल चल रही है तो हमारी क्या है? वेग है, वेलोसिटी है। तो किसी वस्तु का वेग समान अथवा असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति, दिशा दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो इसके लिए गति की दर के परिणाम को औसत वेग के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। जो हमने अभी देखा, कभी कम कभी ज़्यादा अगर चले, एक सेकंड में मान लो 10 किलोमीटर चल रहा है, फिर एक में 20 किलोमीटर चल रहा है, उस हिसाब से जो है इसकी जो है दर बदलती रहती है पर आवर के हिसाब से। ठीक है, सो इसकी गणना औसत चाल की गणना से के समान ही होती है। हम एवरेज लेके चलते हैं कि भैया एवरेज ले लो, इतना ही होगा लमसम। ठीक है, सो यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के
अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरे पास प्रारंभिक और अंतिम दे रखा है, प्रारंभिक हमारा u हो जाता है और अंतिम हमारा v हो जाता है, इन दोनों दे रखा है तो हम जो है औसत वेग पता कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज वेग पता कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, औसत वेग इक्वल्स टू जो हमारा प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, डिवाइड बाय 2। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। कुछ फॉर्मूलेस वगैरह है ना, नोट करते चलोगे तो वो बेटर रहेगा, बिकॉज उसका यूज़ होता है। ठीक है, उसका यूज़ होता है। ओके, अब आगे आ जाओ। यहाँ दे रखा है, इसी को डिफाइन कर रखा है भैया, ये हमारा औसत वेग है, ये हमारा प्रारंभिक वेग है, ये मेरा अंतिम वेग है, और चाल जो है दोनों की मात्रा का समान होता है, अर्थात ms1 है और मीटर पर सेकेंड हम लिख सकते हैं उसे। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है, उसे देख लो। यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर इतना किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा था, मतलब कि यू मेरे पास दे रखा है कितना, 2000। ओके, प्रदर्शित कर रहा था, और यात्रा समाप्ति पर मतलब कि वी दे रखा है मेरे को 2400, मतलब कि 400 किलोमीटर चला। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि इस यात्रा में 8 आर लगते हैं तो भैया टाइम दे रखा है 8 आर, तो कार की औसत चाल किलोमीटर पर आर या फिर मीटर पर और मीटर पर सेकेंड में भी ज्ञात करें, दोनों में ज्ञात करना है। तो भैया क्या होगा, सिंपल सी बात है, कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, जो हमारा एक्चुअल दूरी कितनी तय किया है उसने, 24 में से 2000 माइनस कर दो, तो शुरू का था, ये हमारा लास्ट का था, दोनों को माइनस कर दो, 400 आ जाएगा, है ना। सो तय की गई दूरी क्या होगी, कुल हमारा लिया गया समय 8 आर है, तो कार का औसत चाल हो जाएगा क्या, S/T, जितना हमने डिस्टेंस कवर किया है, जितना हमने टाइम लिया, डिवाइड कर दो। ओके, इसको उस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, जो अभी हमने किया u माइनस वी। ठीक है, u माइनस वी हमने किया था ना, u माइनस वी डिवाइड बाई टी, ये वही है। ठीक है, सो एवरेज वेग निकल गया हमारे पास, ये किलोमीटर में है। ठीक, किलोमीटर में आ गया। अगर इसको मुझे क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में करना है, तो 1000 से डिवाइड, है ना, यही करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल ही। दे रखा है, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है, सरल तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी तय करती है, मतलब कि 90 इधर गई होगी और 90 इधर गई होगी। सो 1 मिनट में तय की गई 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। अच्छा, कुल दूरी 1 मिनट में तय करती है। सो उषा की औसत चाल के और औसत वेग ज्ञात करो। भैया, तो उसने क्या किया, उषा ने 1 मिनट का टाइम लिया, है ना, टाइम कितना लिया, 1 मिनट का, कुल दूरी कितनी तय की, 180। सो 1 मिनट में क्या हुआ, उसका विस्थापन क्या हुआ, 0। कैसे, क्योंकि वो उतना ही चली और फिर उतना ही आ गई, तो इसका विस्थापन क्या हुआ, 0 ही हुआ, है ना। मान लो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर दोबारा क्या हुआ, वो बंदा यहाँ से वापस इसी पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, तो विस्थापन क्या हुआ, 0। और औसत चाल क्या होगी, तय की गई दूरी डिवाइड बाय लिया गया समय, तो दूरी कितनी की, 180 मीटर, समय क्या लिया, 1 मिनट, है ना। तो 1 मिनट को हम क्या कर सकते हैं, मिनट को हम मिनट में नहीं करते, मीटर पर सेकेंड में करते हैं। सेकेंड में करने के लिए हमें साइड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हम काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 × 1 = 6, 6 × 18, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, औसत चाल। अब रही बात औसत वेग क्या है, तो भैया औसत वेग हमारा क्या होता है, विस्थापन। अब विस्थापन क्या है, u माइनस वी, तो भैया u माइनस वी कर लो, या फिर तुम विस्थापन यहाँ माइनस ये कर लो, 0 ही आएगा, है ना, 0 ही आएगा। और हमने टाइम लिया कि जितना 1 मिनट का, तो भैया औसत वेग हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। और वही औसत चाल हमारा क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर कैसी होगी, सो क्या है, किसी एक वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। मान लो कोई वस्तु स्पीड से चल रही है, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, हर जगह सेम रहेगी, तो इसका क्या है, वेग नियत है। सो इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, मतलब सेम स्पीड से चल रही है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, कि पहले हम इस स्पीड से चल रहे हैं, फिर इस स्पीड से, फिर इस स्पीड से, फिर इस स्पीड से, अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, इसका वेग परिवर्तन होगा। सो इसका मान क्या है, विभिन्न समय एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। तो भैया ये तो हो गई ना, है ना, ये तो हो गई, जाहिर से बातें होगा, है ना। सो इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु में जो है, ये क्या कहना चाह रहा है कि इस प्रकार जो है किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या
अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा अभी तो शून्य था भैया, शून्य भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। अगर सेम जगह पे हम वापस आए तो हमारा शून्य भी हो सकता है। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा। त्वरण क्या होता है? एक्सीलरेशन। ठीक है, तो जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग के परिवर्तन की माप है। अर्थात त्वरण क्या है हमारा? वेग में परिवर्तन और लिया गया समय। त्वरण हमारा क्या है? वेग में परिवर्तन और लिया गया समय। सो यदि वस्तु का वेग प्रारंभिक हमारा क्या है? u, टाइम हमारा t है और बदलकर v हो जाता है, तो त्वरण क्या होगा? a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ओके, क्या है? प्रारंभिक वेग हमारे पास u है, लास्ट में हमारा v है, तो लास्ट वाले से हम पहले वाले को माइनस कर देंगे। v माइनस यू डिवाइड हमने t जितना लिया है, ये हमारा हो जाएगा एक्सीलेशन। एक्सीलेशन, और वहाँ पर हमने विस्थापन वेलोसिटी को कैसे पढ़ा था? v माइनस यू। ठीक है, और डिवाइड बाई टाइम। तो ये हमारा क्या था? विस्थापन था या फिर औसत चाल था। ओके, सो इस प्रकार की गति में त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे हम धनात्मक मानते हैं, और यदि त्वरण वेग के विपरीत में है तो इसे हम ऋणात्मक लेते हैं। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड की स्क्वायर। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल के रूप में समान घट या बढ़ता है तो वह त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार जो है असमान गति का त्वरण कर रहा है। ठीक है, यहाँ दे रखा है एक एग्जाम्पल, इसको भी कर लेते हैं। क्या है कि विरामावस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। जीरो से शुरू कर रहा है और वह 30 सेकेंड में टी हमारा दे रखा है इतने का वेग प्राप्त कर लेता है। ठीक, वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करना है। देखो, पहली स्थिति में हमारा प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है, 0 से शुरू कर रहा है ना, 0 से शुरू कर रहा है। अंतिम वेग क्या हो गया? 6 मीटर पर सेकंड हो गया। टी हमने क्या लिया? टी। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। जस्ट v की वैल्यू v में पुट कर दो, u की वैल्यू u में पुट कर दो, डिवाइड बाई टी कर दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये देखो यहाँ पुट कर दिया है। आ गया तुम्हारा आंसर ये। अब आगे क्या रखा है? दूसरी अवस्था में। दूसरी अवस्था में क्या हुआ? u हमारा ये हो गया और v हमारा ये हो गया। टाइम हमारा वही 5 सेकंड, माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। जस्ट फॉर्मूला पुट करना है। ओके, तो साइकिल का पहला त्वरण हमारा ये दे रखा है, दूसरा त्वरण हमारा माइनस का 0.04% पर सेकेंड हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसे हम गति का ग्राफीय प्रदर्शन के द्वारा हम डिनोट करना चाहते हैं कि गति को हम ग्राफ पे कैसे डिनोट करेंगे। सो कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम के द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्राय ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया गया है, जैसा कि आपने गणित में पढ़ा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कई चीजें हमारे जीवन में होती हैं तो उसको अगर हम ग्राफ के द्वारा डिनोट करते हैं ना, तो चीजें हमें इजीली समझ आ जाता है। यहाँ देखो, यहाँ दूरी और किलोमीटर समय दे रखा है कि भैया इतना समय लिया जा रहा है और इतना टाइम या दूरी कवर किया जा रहा है। कि देखो यहाँ पे क्या है, 20 किलो जो है 20 मिनट में हमने इतना दूरी तय किया है। ठीक है, ये क्या दे रखा है, 40 मिनट में हमने इतना दूरी तय किया है, 60 मिनट में हमने इतनी दूरी तय किया है। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? ग्राफ के द्वारा हम एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ है। इसकी चाल क्या है? एक समान है। चाल क्या है? एक समान है। ओके, क्या है कि एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युक्ति समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है। दूरी, वेग, दूरी, दिशा, दूरी, राशि, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ हम दूरी समय ग्राफ को मैंने आपको दिखा दिया है, जिसका आपको एक बार रीड आउट कर देती हूँ कि भैया एक्स अक्ष पे इन्होंने लिया है दूरी, वाई अक्ष को पे इन्होंने एक्स अक्ष पे इन्होंने समय लिया है, वाई अक्ष पे इन्होंने दूरी को प्रदर्शित किया है। जितना इन्होंने डिस्टेंस कवर किया वो इन्होंने उस पर दिखा दिया है। अब यहाँ दे रखा है कि जैसे वस्तु एक समान चाल और असमान चाल से चल रही है तो विरामावस्था में इत्यादि कैसा कैसा डिनोट करेगा। तो भैया ये एक समान है। ठीक है, एक समान चाल से चल रही है। ओके, सो देखो, हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समअंतराल में करती है तो इसका चाल क्या होगा? एक समान होगा। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के लिए समय
समानुपाती होता है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा के द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने दिखा दिया है ग्राफ में। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाते हैं कि हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं, किस स्पीड से चल रहा है। ठीक है, ऐसा करने के लिए चित्र 7.3 में दिए गए दूरी समय ग्राफ के जो है भाग ए बी को ले। ए से अक्ष अक्ष के समांतर एक रेखा बी वाई अक्ष के समांतर, ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर एक त्रिभुज ए बी सी बनाती हैं। यहाँ देखो, ठीक है, ये ए बी सी बन रहा है। ठीक है, ए बी सी बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखो, समय अंतराल AC को दिखाने के लिए T2 माइनस T1 करना पड़ेगा, यहाँ S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, फिर T2 माइनस T1 हमारा टाइम हो गया, S2 माइनस S1 हमारा स्पीड हो गया या डिस्टेंस हो गया। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी व्यक्त करने के लिए क्या किया, जो हमारा स्पीड था 2 में से 1 माइनस कर दिया, 2 में से 1 माइनस कर दिया, टाइम हमारा T2 में से T1 माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। तो हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। सारणी 7.2 में जो है कार के द्वारा 2 समय अंतराल में तय की गई दूरी दिखाई गई है कि भैया हर 2 सेकंड में जो है 2 4 6 8 10 12 दे रखा है ना, कि हर 2 सेकंड में इसकी स्पीड किस तरीके से ये चेंज हो रही है। ओके, फिर इसको हमने ग्राफ के ऊपर डिनोट कर दिया कि देखो, दिख रहा है ये सीधी नहीं है, सीधी नहीं है मतलब कहीं ना कहीं असमान गति से चल रहा है। तो असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ यहाँ दे रखा है। मुझे नहीं लगता ये चीज़ आपको रीड करने की जरूरत है, आप एक बार पढ़ लेना है, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम वेग समय ग्राफ पे। वेग समय ग्राफ पे, ठीक है, सो एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग के समय में 7 परिवर्तन को हम वेग समय ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं। ये देखो वेग समय ग्राफ क्या हो रहा है, 1 मिनट में भी इतनी दूर इतने ही यहीं पे खड़ी है, दूसरे में भी इतनी है, तीसरे में भी इतनी है, 4 घर आर में भी यहीं पे, मतलब कि कहीं ना कहीं ये वस्तु रुकी हुई है। ओके, तो ये हमारा वेग समय ग्राफ भी है। एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ है। रुके हुए का भी ऐसे ही बनाते हैं और समान गति से चलने वाले का भी यही बनता है। तो इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष पे दिखाया गया है और वेग को वाई अक्ष पे दिखाया गया है। वेग हमारा सेम है तो सेम वेग से चल रहा है। ठीक है, यदि एक वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसका वेग तो सेम है। ठीक है, सो यदि एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा बनेगी, ऑफकोर्स ये एक्स अक्ष के समांतर क्या है, वो सीधी रेखा बनी। सो एक कार जो 40 किलोमीटर पर आर के एक समान वेग से गति कर रही है, तो ये वेग समय ग्राफ पर दर्शाया गया, हमने पीछे देख लिया है किस तरीके से दिखा रखा है, इस तरीके से दिखा रखा है। ये देखो, है ना, वेग समान वेग से चल रहा है, क्योंकि जो हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त होता है कि कितना इन्होंने डिस्टेंस कवर किया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। सो वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिणाम के बराबर है। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये हमारा टोटल क्या है, विस्थापन है। ठीक है, क्या है, विस्थापन है। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि T2 माइनस T1 जो हमने समय लिया है, यहाँ देखो, ये है T2 और ये है मेरा T1। सो ये माइनस ये कर देंगे तो हमारा जो है एक्चुअल टाइम पता चल जाएगा। यही दे रखा है T2 माइनस T1। ठीक है, कार द्वारा तय की गई क्या है दूरी, इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं क्या, तो भैया लंबाई इंटू चौड़ाई होती है ना। अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल है, आयत है, रेक्टेंगल कुछ इस टाइप में होता है, ये है, तो क्या है, इसका एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इंटू ये, यही होता है ना, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसमें देखो कि मेरी क्या है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, तो मैं ए बी इंटू ए सी कर सकती हूँ या फिर सी डी इंटू बी सी कर सकती हूँ, है ना। तो ये है मेरे पास, इन्होंने क्या किया, ए सी इंटू सी डी, ये लंबाई इंटू चौड़ाई मेरे पास ये हो गया। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 40 किलोमीटर पर आर इंटू T2 माइनस T1। तो हमारे पास ये आ गया आंसर, ए बी सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू दिस। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। सो वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में एक बैठा व्यक्ति 5 सेकंड के बाद कार की जो हमारी स्पीडोमीटर का होता है उसका पाठ्यांक लेता है, मतलब कि नोट करता है कार का वेग विभिन्न समय पर
जो है मीटर सेकेंड और किलोमीटर पर सेकेंड में सारणी में दिखाया गया है। चलो उसको अवलोकन करते हैं। यहाँ देखो सारणी में दिखा रखा है कि पहले जो है समय में 0 मिनट में 0 मीटर सेकेंड जो है इसका वेग है, और किलोमीटर भी 0 है। फिर 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 25 मिनट में, 30 मिनट में अलग अलग दे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब यहाँ देख लो सीधा 9 से 18, 18 से 27, 27 से 36, 36 से 45, 54, मतलब कहीं ना कहीं ये सेम वेग से चल रहा है। ठीक है, सेम वेग से चल रहा है, समान वेग से चल रहा है। सो इस स्थिति में क्या होगी, कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ इस तरीके से दिखाया गया है। ग्राफ की प्रकृति यह बताती है कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से हो रहा है। इस प्रकार सभी जो है एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है। अब पीछे तुमने क्या देखा, इस तरीके से ग्राफ था, इस तरीके से ग्राफ था, है ना। तो उसमें क्या था, सेम वेग से चल रहा था। अब इसमें क्या है, सेम परिवर्तन हो रहा है, मतलब समान यूनिट से चेंज हो रहा है। तो ये हमारा वेग ग्राफ है। उसमें हमने क्या किया था, ये जो रेक्टेंगल था उसका एरिया निकाला था। अब इसमें क्या है, मेरे पास एक स्क्वायर देखो दिख रहा है ना, और एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो हम इसका एरिया निकालेंगे। स्क्वायर का कैसे निकालते हैं, एक ही स्क्वायर, और ट्रायंगल का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, है ना, ऐसे निकालते हैं। तो ऐसे ही हम इसको निकालेंगे। ठीक है, आ जाओ। आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल समयांतराल में, मतलब इसमें पूरे में रामायण में यही दे रखा है कि भैया इसका किस तरीके से निकालोगे, तो इसको क्या करोगे, एरिया निकालना है। जस्ट वही दे रखा है। मैं आपके लिए रीड भी कर देती हूँ, आपको संतुष्टि के लिए। क्या है कि बताता है कि यदि कार एक समान वेग से गति कर रहा है तो ग्राफ दे रखा है ABCD द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि कार का वेग परिणाम त्वरित है। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है सेम वही चीज़ की ABCD है हमारा, व्यक्त के द्वारा इसके द्वारा दिखाया जाता है, जिसमें एक आयत है मेरे पास, सॉरी आयत या फिर वर्ग जो भी है वो है, इंटू हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दोनों का एरिया निकाल लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, असमान त्वरित गति में स्थिति में वेग समय ग्राफ की आकृति को इन्होंने इस तरीके से आंसर कर लिया। अब यहाँ क्या है कि वेग समय ग्राफ को दर्शाता है जो कि एक वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है, जिसका समय जो वेग है समय के साथ घटता है, मतलब कि स्पीड समय के साथ घटता है। किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है। असमान परिवर्तन ये रहा, है ना, ये रहा। ठीक है, अब थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह के बारे में जान ले। अभी तक हमने क्या किया, एरिया निकाल के उसका हमने आंसर फाइंड आउट किया। अब हम फॉर्मूले के द्वारा निकालने की कोशिश करते हैं कि गति के समीकरण कैसे हैं। ओके, गति के समीकरण कैसे हैं। अब यहाँ दे रखा है, कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में समीकरण के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति समीकरण के नाम से जाना जाता है। सुविधा के लिए इस प्रकार लिख सकता है। तो गति समीकरण का यहाँ रामायण दे रखा है कि भैया गति समीकरण किसे कहते हैं। तो भैया सिंपल सी लैंग्वेज में इक्वेशन को हम बोलते हैं गति समीकरण। तो v क्या होता है, u प्लस at, a हमारा क्या है, एक्सीलरेशन, t हमारा टाइम है, s हमारा क्या था, ut प्लस हाफ a t की स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हें समझ नहीं आया होगा, हाँ बताओ। अरे भैया चलो गुड। अब यहाँ हमारा क्या है, एक और फॉर्मूला है 2as v2 v की स्क्वायर माइनस u की स्क्वायर। सो ये तीन फॉर्मूले अगर समझ आया है तो ठीक है, नहीं आया तो बेटा इसे रट लो, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रखी होगी उस बेस पे तुम्हें आंसर जो है क्वेश्चन का करना होगा। अब यहाँ देखो हर एक चीज़ को डिफाइन कर रखा है, तुम्हें भी पता है, पहले भी हमने डिफाइन कर लिया। u हमारा क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, t टाइम है, ए हमारा त्वरण है, ठीक है, v हमारा क्या है, अंतिम वेग है, t टाइम है, s हमारा दूरी था, डिस्टेंस था, वेग समय में संबंध व्यक्त करती है, समीकरण दे देखा है। अब यहाँ क्या है 7.5 में कि समीकरण 7.5 में वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करती है, वेग और समय में, वेग और समय में। ठीक है, 7.6 में दे रखा है कि समय व स्थिति के बीच संबंध स्थापित करती है, और 7.7 दिखा रहा है कि जो वेग एवं स्थिति के बीच संबंध स्थापित करती है। जो समीकरण 7.5 7.6 में टी को विलुप्त कर दिया गया है, और इन तीनों समीकरण को ग्राफीय विधि के द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पहले निकाला था। आज एग्जाम्पल की हेल्प से अब इसे करने की कोशिश करते हैं। सो एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर से वेग प्राप्त कर लेती है। मान ले त्वरण एक समान है, परिकलन करें त्वरण क्या है। इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, मतलब कि s क्या है। तो जो दे रखा है विराम अवस्था है, तो मतलब u मेरे पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर क्या है 5 मिनट में, तो टाइम हमारे पास 5 मिनट आ गया।
ओके। फिर 72 किलोमीटर पर आवर वेग प्राप्त कर लेता है, तो v हमारा क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है, मान रहा है त्वरण हमारा क्या है एक समान है, त्वरण हमारा एक समान है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो एक्सेलेरेशन v माइनस यू बाई टी एक फॉर्मूला था, तो v माइनस यू बाई टी कर लो, तुम्हारा एक्सेलेरेशन आ गया, है ना। इन्होंने क्या किया है कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कर दिया है, तो अब ये तुम्हें देखो कैसे तुम करोगे, और इसको इन्होंने कर दिया है सेकंड में, तो 5 मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5×6 = 300 सेकंड आ गया। ओके। अब 72 किलोमीटर को आर में कन्वर्ट कर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या 72 किलोमीटर था, जिसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, आर में था, है ना, आर में था, तो क्या करेंगे 60 से करेंगे तो हमारा ये मिनट में आ जाएगा। होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया हो। चलो आगे देख लो। फिर हमने क्या किया, जस्ट पुट किया, सॉल्यूशन ला दिया। ओके। अब क्या कह रहा है कि हम जानते हैं, सेकंड क्या कह रहा है कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी मतलब एस पता करना है, तो एस किस फॉर्मूले से आएगा, तो भैया वो फॉर्मूला देख लो, 2AS v² माइनस u²। ठीक है, तो यू v² हमारे पास पता है, u मेरे पास पता है 0, तो मेरे पास क्या होगा अल्टीमेटली v² बाय बस v² होगा। अब मुझे s निकालना है, तो ये 2a क्या आ जाएगा यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये देखो यही हुआ है। ठीक है, v² = s/2a, जस्ट पुट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। ओके। एक और एग्जांपल दे रखा है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर आर से 36 किलोमीटर आर की गति प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो पहले हमारा u मेरे पास ये है और v मेरे पास ये आ गया। ज्ञात करना है हमें त्वरण a ज्ञात करना है। ओके। उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी मतलब कि एस ज्ञात करना है। सिंपल सा, शुरू करो, आ जाओ। देखो क्या है, यू दे रखा है 18, चेंज हो गया, v 36 हो गया, टाइम हमारा क्या था 5 मीटर, फिर 10 मीटर पर सेकंड, मीटर नहीं मिनट, ओके सॉरी, तो हमारे पास टाइम क्या है 5 है। समीकरण क्या है, a v माइनस यू बाई टी, जस्ट पुट कर दो, v माइनस यू बाई टी। ओके। इसको हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में जस्ट कर लिया है कन्वर्ट। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ दे रखा है सेकंड में हमें उसका एस ज्ञात करना है, तो एस के लिए फॉर्मूला ये भी था, तुम्हें जोन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो वो वाला फॉर्मूला यूज़ करो और अप्लाई कर लो। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, जो साइंस में समीकरण आते हैं, इक्वेशन आते हैं, या फिर कह लो न्यूमेरिकल आते हैं, बिल्कुल बुक से आते हैं, बुक वाले न्यूमेरिकल तुम सबको छोड़ के नहीं जाना है, हर एक न्यूमेरिकल को अपने हाथों से सॉल्व करना है। देखो, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं आता, पढ़ने से सब कुछ आ जाता है। ठीक है, पढ़ते वक्त सब कुछ पता होता है, जब हम लिखने बैठते हैं, सॉल्व करने बैठते हैं, तो हमें कुछ नहीं आता, तो अपने हाथों से प्रैक्टिस करना जरूरी है। एग्जाम्पल 7.7 देखो क्या है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने से वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। ठीक है, कितना 6 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है, कहीं ना कहीं क्या है ये एक्सीलरेशन है, और विपरीत दिशा में कहीं ना कहीं ये माइनस में होगा जो भी होगा। ठीक है, यदि कार ब्रेक लगाएं उसके बाद क्या है रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, तो भैया टाइम हमारे पास आ गया 2 सेकंड का, एक्सीलरेशन आ गया -6। ओके, तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें, हमें एस पता करना है। ठीक है, एस पता करना है। चलो, तो v = u प्लस ए टी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जहाँ मेरे पास v क्या है 0 है ना, तो v = u प्लस ए हमारे पास दे रखा है -6, t दे रखा है 2 सेकेंड, है ना, तो जस्ट हमारे पास u की वैल्यू आ गई। अब मेरे को s चाहिए, s के लिए मेरे पास क्या है ut प्लस हाफ AT², तो भैया a भी है t भी है, u हमने फाइंड आउट कर लिया, t हमारे पास है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, जब तक वो टिप्स पे नहीं होगा तब तक आपको ये आंसर नहीं निकाल पाओगे, या फिर इसको प्रैक्टिस चाहिए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो, चीज़ें आपको तब भी आ जाएगा। चलो आ जाओ आगे भी चलते हैं। एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति मतलब कि समान स्पीड से हम सर्कल में चल रहे हैं। ठीक है, चलो, या फिर एक बंदा क्या कर रहा है, पत्थर को बांध करके समान दिशा में ऐसे करके चला रहा है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। क्या है कि जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिणाम या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकती है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने ब्रेक के परिणाम जो वेग के परिणाम को नहीं बदलती परंतु अपनी दिशा या फिर गति को बदलती है। सिंपल सी बात है, वही पत्थर का एग्जाम्पल लेना, अभी आगे फिगर भी दे रखा होगा कि किसी बंद पथ मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण ले, 7.8 में दे रखा है, चलो देख लेते हैं। ये देख लो,
आयताकार पथ है, बंद है, इस तरीके से चल रहा है, इसमें ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये षटकोण है, ये ऐसे 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 करके चल रहे हैं, ठीक है। और फिर ये हमारा क्या है, अष्टकोण है, तो अष्टकोण में इस तरीके से चल रहा है। फिर वृत्त में देख लो किस तरीके से चल रहा है। तो ये बंद पथ है, इसके अंदर किस तरह से चलते हैं यही बताने की कोशिश कर रहा है। यही हमारा क्या है, गोल गोल घूमना, गोल गोल घूमना, ठीक है। तो किसी एथलीट धावक को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदिश दर्शाता है। माना एथलीट पथ के सीधे भागों AB प्लस BC प्लस BCD प्लस DA पर एक समान चाल से दौड़ता है, तो अपने आप को जो है पथ पर बनाए रहने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है और एक चक्कर पूरा करता है। यह स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसे 4 बार अपनी गति को दिशा में बदलनी होगी, गति भी बदलनी होगी और दिशा भी बदलनी होगी। क्योंकि मान लो अगर ब्रेकर आता है, हम गाड़ी चला रहे हैं, तो ब्रेकर पे हम उसे स्पीड से नहीं चलाते जिस स्पीड से हम नॉर्मल प्लेन पे चला रहे होते हैं ना। जब भी हमें मुड़ना होता है तो भी हमें स्पीड कम करनी पड़ती है। तो जब ये धावक आयताकार पथ पर दौड़ रहा है तो ये 4 कोने हैं, 4 कोने में इसको अपनी गति भी 4 बार बदलनी होगी और दिशा भी बदलनी होगी। अब यहाँ दे रखा है कि मान लो कि एथलीट आयताकार पथ के साथ षटकोणीय पथ ABCDEF के अनुदिश दौड़ रहा है, जो फिगर दिखाया था बी वाला षटकोण में। तो उसमें क्या है भैया, 6 बार दिशा बदलेगा, 6 बार स्पीड बदलेगा। तो इस स्थिति में एथलीट को चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा को बदलना पड़ेगा, है ना। अगर अष्टभुज अष्टभुज षटभुज ना होकर अष्टभुज होगा तो यही चीज 8 बार हो जाएगा। और अगर गोल होगा तो बताओ, गोल होगा तो ये देखा गया है कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं पे औसत आकार क्या होगा या फिर आकार क्या होगा। तो भैया ये सर्कल है, इस सर्कल पे इसको क्या है, हर जगह जो इसको अपनी बदलनी पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर देख लो, फिगर में दिखा देती हूँ। ये एक लड़का है, ये पत्थर को बांध करके क्या कर रहा है, चारों साइड घुमा रहा है, ठीक है, चारों साइड घुमा रहा है। जहां पर भी अगर ये पत्थर फेंक देगा तो वहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये पता है क्या, इसकी हर जगह ये दिशा चेंज हो रहा है, हर जगह ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह ये अपनी दिशा चेंज कर रहा है, ठीक है, दिशा और स्पीड चेंज कर रहा है। यही चीज़ यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है, ठीक है। यदि आप ऐसा करते हैं, क्या कह रहा है, तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी और इसका आकार लगभग वृत्त के समान हो जाएगा। देखो वृत्त का मैंने बता दिया। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिणाम वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि जितनी बार वो गति अपनी इस दिशा बदलेगा उतनी बार उसकी गति बदलेगी। इसलिए वृत्त पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। चलो चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा बस 10-5 मिनट का टाइम और लूंगी। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होता है ना। परिधि क्या होता है, 2πr। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में t समय का टाइम देता है, 30 सेकंड का, तो हमारा वेग क्या हो जाएगा, वेग क्या होगा, v = 2πr/t। इस पूरे को चक्कर लगाने में क्या हुआ, 2πr लगा, है ना। टाइम कितना लिया, t लिया, तो हमारे पास वेग क्या हो जाएगा, 2πr/t। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को हम एक समान वृत्तीय गति भी कह सकते हैं, ठीक है। फिगर आपने देख लिया है, ये धागा बांध करके क्रियाकलाप कर रहा है, देख लो आप, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर जो है वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाएगा तो वह दिशा में तो जो है वह उसी दिशा में गति कर जारी रखेगी जिस दिशा में उस क्षण वो गति कर रहा होगा। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो इसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती रहती है। जैसा कि मैंने बताया कि भैया ये यहाँ पर छोड़ेगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ हर जगह क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब इसे हर जगह अपनी जो है दिशा को ये चेंज कर रहा है और दिशा के साथ अपनी स्पीड को भी चेंज कर रहा है। बस थोड़ा सा और है कि जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्र या डिस्कस या गोले को फेंकता है तो वह उसे अपनी हाथ में पकड़ता है और अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय पथ गति प्रदान करता है। इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वह छोड़ा जाता है, ठीक है, और समय गति कर रहा होता है या फिर उस समय जब गति कर रहा होता है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उक्त क्रियाकलाप में पत्थर के में वर्णित हमने अभी देखा था, उसी तरीके से वस्तु को एक समान वृत्तीय गति में के बहुत ही चिर परिचित उदाहरण है। जैसे कि चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में घूर्णन करता है और एक उपग्रह वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता है। ये साइकिल सवार व्यक्ति इत्यादि जब गोल चक्कर लगाता है, ठीक है। अब हमने इतना क्या सीखा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और इसी के साथ हम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं। क्या दे रखा है कि स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या तय की गई दूरी और विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति का
समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो नियत या बदल भी सकता है। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसके द्वारा चाल और उसके प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन के वेग कहते हैं। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाले परिवर्तन को दिखाता है। ग्राफ के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दिखाया जा सकता है। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरण के द्वारा कर सकते हैं। समीकरण को याद कर लेना। पहला हमारा v u प्लस ए टी एस यू टी प्लस हाफ ए टी की स्क्वायर 2as v स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, जहाँ हमारा ये सारा दे रखा है तुम्हें पता ही है, पढ़ लेना एक बारी। ठीक है, बस इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर आपको कोई किसी टॉपिक पे या किसी चैप्टर पे ये लेक्चर चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।